सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, कुछ ही देर पहले आपने मंजर देखा तुर्की के शहर इस्तंबुल का, जहां पर आया सोफिया मस्जिद को अब 86 साल के बाद खोल दिया गया है। इस मस्जिद की तारीख भी एक बड़ी तवील है कि जब सबसे पहले इसको 6वीं ईस्वी में चर्च के तौर पर बनाया गया, लेकिन उसके बाद जब उस्मानी खिलाफत का आगाज़ हुआ तो सुल्तान मोहम्मद ने इसे ख़रीद कर मस्जिद में तब्दील कर दिया। लेकिन जब कमाल अतातुर्क ने सेकुलर तुर्की की बुनियाद रखी, उसके बाद इसे म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया। आज 86 बरस के बाद दोबारा से इसे मस्जिद, क्योंकि वहाँ के अदालत ने बाकायदा तौर पर जब फैसला दिया तो इसे मस्जिद के तौर पर खोल दिया गया। और आज 86 बरस बाद इसके मीनारों से आज़ान भी गूंजी। मस्जिद में नमाज जुम्मा की अदायगी की गई, जहाँ पर तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान आज मौजूद थे और आज चंद हज़ार लोगों की गुंजाइश की मस्जिद में लाखों लोग उमड़ आए। लेकिन उसके बाद गलियां, बाजार और सड़कें पूरी तरह से नमाज जुम्मा के लिए ब्लॉक हो गई हैं। ये एक बड़ा तारीख़ी मंजर तुर्की की तारीख़ के हवाले से, तुर्की की सकाफ़त के हवाले से, वहाँ के आइन के हवाले से अब माना जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ मुखालिफत भी की गई, कुछ ममालिक की जानिब से, यूरोपीय ममालिक की जानिब से भी। लेकिन इस पर कहा गया तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान की जानिब से कि ये उनका अंदरूनी मामला है। वो ममालिक जो इस्लामोफोबिया पर कोई बात तक नहीं करते, वो हमें हमारे अंदरूनी मामले के हवाले से बात न करें। हम इस सूरत हाल पर भी बात करते हैं कि तुर्की के हवालों के हवाले से ये कितना बड़ा एक दिन है, लेकिन दूसरी जानिब जो तुर्की के एक सेकुलर स्टेट के हवाले से एक माना जाता है, क्योंकि टर्की जो है वो बाकायदा तौर पर यूरोप का एक हिस्से के तौर पर माना जाता था। वहाँ पर अब यूरोपीय ममालिक की भी यहाँ पर कुछ की खुलकर और कुछ की दबी दबी इस बात पे मुखालिफत भी है। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, तजज़ियाकार, एंकर पर्सन। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब आपके वक्त का। सर, ये बुनियादी तौर पर उर्दवान साहब कह रहे हैं ये अंदरूनी एक मामला है और बड़ा तारीख़ी मामला वो कह रहे हैं कि तुर्क तारीख़ के हवाले से कि ये आया सूफिया को खोला जाना और यहाँ पर अब नमाज का बाकायदा एहतमाम, क्योंकि अब इसे दोबारा मस्जिद में कन्वर्ट कर लिया उन्होंने। क्या कहेंगे सर? देखिए, ये मुदस्सर, ये 537 में, इफ यू गो बैक इन हिस्ट्री, ये पेट्रियार्कल एक कैथीड्रल था जो कि बेजेंटाइन टाइम्स के अंदर ही बनाया गया था। और ये उस वक्त इस्तांबुल को कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे। अब ये उसका एक का आइकॉन था। फिर उसके बाद हमने देखा कि इसको बना दिया, एक रोमन कैथीड्रल आपने बना दिया। उसके बाद फिर सुल्तान महमद आए, उन्होंने इसको मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद अब 30s में आ जाते हैं, कमाल अतातुर्क ने एज ए सेक्युलर म्यूजियम बना दिया। और वो बड़ा इंपॉर्टेंट था बिकॉज टर्की एक ऐसे जगह पे है, फ्रॉम द बॉस्फरस ऑन, एक साइड पे तो ये यूरोप पे है, दूसरी साइड पे एशिया पे है। अब सेक्युलर स्टेट जो कमाल अतातुर्क ने कहा था, तो अगर आप जाएं, अभी भी आप तो कॉपी में चले जाएं, तो वहां लिखा है दिस इज नॉट द लैंड ऑफ दरवेशेस। वो बड़ा प्रोग्रेसिव आदमी था और उसने एक पैसिफिकेशन की थी कि इसको आप एक सेक्युलर म्यूजियम बना दें, इसके अंदर हर किस्म के आर्टिफैक्ट्स पड़े हुए हैं और आप उसको उसरा रखें। अब नेचुरली ये जो गवर्नमेंट आई है, उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, इनका अपना मसला है। लेकिन हिस्ट्री में अगर चले जाएं तो जो डिसीजंस लिए गए थे 30s के अंदर, फॉर एग्जांपल सेक्युलर म्यूजियम के, वो उसको भी उन्होंने ओवरराइड कर दिया। फिर एक थ्योरी है कि ये जो मॉस्क है, ये पर्सनल प्रॉपर्टी थी इसकी महमद की, अब उसको भी उन्होंने ओवरराइड कर दिया है। अब इसके साथ साथ अगर आप इसको वर्ल्ड वाइड अगर आप देखोगे, अयोध्या का आपके सामने आ गया, पहले वो मंदिर था, फिर वो मस्जिद बन गई, फिर आप देखें उसके रिपरकशंस क्या हुए। फिर आप देखें कि जब हमारी फोर्सेस, मैं हमारी कहूंगा इस्लामिक फोर्सेस, जब ये इधर गई यूगोस्लाविया में, उसके बाद आप देखें कि बॉस्निया के अंदर उसका क्या रिपरकशंस हुआ, बॉस्निया वॉर के अंदर। फिर आप देखो कि उसके बाद आप देखो जो कन्वर्जन्स हुई हैं, हमने जाके मस्जिदें हर जगह जगह बनाई और हमारी मस्जिदों को किसी ने छेड़ा नहीं, अपार्ट फ्रॉम इंडिया जो कि तो जो अभी इंटरनेशनल एक रिपरकशन क्या एक आप कह लो कि रिजेंटमेंट आ रही है। ये रिजेंटमेंट ऑब्वियसली इसलिए आ रही है कि वो कहते हैं कि भाई ये पहले तो चर्च था, फिर तुमने इसको मस्जिद बनाया, फिर तुमने इसको सेकुलर एक म्यूजियम बनाया, अब तुमने दोबारा इसको कर दिया। सो दैट बेसिकली क्रिएट्स अ लॉट ऑफ
आप कह लो कि कान खड़े हो जाते हैं। टर्की इज गोइंग टू कम होपफुली इन द यूरोपियन यूनियन। आती है नहीं आती है वी डोंट नो बिकॉज इट्स नेक्स्ट इन लाइन, लेकिन इससे पहले लाइन में है बॉस्निया। वो इससे पहले टर्की के टर्की वांट्स टू गेट इन देयर। क्या करेंगे? क्या इसको डिरेल करेंगे, इसको डिले करेंगे? आई थिंक ये एक आपके आगे मैं समझता हूँ एक काफी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। बट अगर इसको आप उसी तरीके से मैं समझता हूँ थिंकिंग ग्लोबली अगर आप रख लेते, क्योंकि हमारा परसेप्शन तो जो नेगेटिव इंडिया उन्होंने बड़ा गलत दिया हुआ है, तो मैं समझता हूँ परसेप्शन इसको आप बाद में कर लेते, लेकिन लेट द डस्ट सबसाइड, क्योंकि इस वक्त जो ग्लोबल इस्लामाइजेशन बिल्कुल सही है। ये आप दोनों तरह के मौक़िफ़ जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बिल्कुल है। आज इस मस्जिद के मीनारों से अजान की आवाज़ गूंजी। हम बात करेंगे मुफ्ती ज़ुबैर साहब, मज़हबी स्कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसको एक बड़ा तारीख़ी लम्हा कहा जा रहा है कि सल्तनत उस्मानिया के दौर में जिस चर्च को मस्जिद में बदला गया, फिर उसके बाद वो पूरी तरह से हमने देखा कि एक बन गया म्यूज़ियम, और उसके बाद आज दोबारा से इसको मस्जिद के लिए खोल दिया गया है। क्या कहेंगे सर आज के इस मंजर पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आया सोफिया में 86 साल बाद जुम्मे की नमाज की अदायगी के ये मनाजिर इंतहाई रूह परवर, चशम कुशा और निहायत ईमान अफरोज हैं। आज 86 साल के बाद अल्लाह के फजल करम से नमाज जुम्मा, सूरह नूर, सूरह यासीन, सूरह कहफ, सूरह इखलास और दुरूद शरीफ की मुबारक सदाओं से ये मस्जिद गूंज उठी है। ये नमाज आज अदा नहीं की गई बल्कि नमाज बहाल की गई है। 500 साल तक इसका नमाजियों के सजदे से मामूर था। आज वो नूरानी मनाजिर तारीखी तौर पर बहाल हुए हैं। सच ये है कि अजान के दौरान अल्लाहु अकबर और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सच्चाई से सोफिया के दरो दीवार ही मामूर नहीं हुए बल्कि दुनिया भर के तमाम मुसलमानों के दिल गैर मामूली खुश और निहाल हो गए। आज के तारीखी खुतबे के अंदर इमाम जामिया मस्जिद आया सोफिया ने अल्लाह की तौहीद, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत कराम, अहले बैत अतहार के मुबारक तज़किरे के अलावा सुल्तान मोहम्मद फातिह का भी शानदार तज़किरा किया है और साथ ही खुतबे के अंदर उम्मत मुस्लिमा और आलम इस्लाम के इत्तेहाद पर भी भरपूर बात की है। आज सच्ची बात यह है कि मुसलमान खवातीन, बच्चे, नौजवान दूसरे को गले मिलकर मुबारकबादें दे रहे हैं। सोशल मीडिया और कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस वक्त मुबारकबादों के पैगामात चलना शुरू हो गए। सदियों बाद मुसलमानों को इतनी बड़ी खुशी मिली है। लाखों मुसलमान इस्तांबुल की सड़कों पर निकले हुए हैं और खुशी में आंसू निकलने वाले रिक्कत आमेज मनाजिर हैं। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करते हैं। और मैं एक वजाहत जरूर करूं, आज चर्च को मस्जिद में नहीं बल्कि ऐसे म्यूजियम को मस्जिद में बहाल किया गया है जो 500 साल तक बाकायदा मस्जिद रही थी और जिसे जबरे नारवा के साथ 86 साल तक बिला वजह तकबीर और सदाओं से महरूम रखा गया था। आज रियासत तुर्की, हुकूमत तुर्की और तुर्की अदालत के फैसले से अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की आलमी सच्चाई बुलंद हुई है और ये तमाम मुसलमानों के लिए भी मुबारकबाद का जरिया है। रजब तैयब अर्दगान और सब एक जो चीज मैं आपसे मैं एक चीज आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा, इस वक्त जो पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पर एक इस पे बहस तुर्की के हवाले से हो रही कि एक चीज़ पहले चर्च था, गिरजाघर था, उसको जब सुल्तान महमद ने फतह किया उसके बाद मस्जिद में तब्दील हो गया, फिर कमाल अतातुर्क के दौर में इसको चर्च जब बना दिया गया उसके बाद दोबारा मस्जिद बनाया जाना, यहाँ बहुत से यूरोपीय ममालिक की तरफ से इस पर नाराज़गी का इजहार किया गया है कि जब एक चीज़ ख़त्म होगी दोनों तरफ से तो फिर खोला नहीं जाना चाहिए था। अब जब दोबारा खोला जा रहा है तो वो फिर दोबारा से इस्लामो जो फोबिया और इस्लाम जो एक्सट्रीमिज़म है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बिल्कुल अमन और सलामती का पैगाम है। वो इस तरह कि ये 586 साल पहले जब सुल्तान मोहम्मद फातिह ने बाज़नतीनियों को शिकस्त दी थी तो अक़वाम मुत्तहिदा का भी आज ये कानून है और इस्लाम का भी ये कानून है कि जब आप किसी इलाके की फतह के लिए पहुंचते हैं तो ये सुलहन फतह नहीं हुआ, एग्रीमेंट नहीं हुआ, मुआहदा नहीं हुआ, बज़ोर शमशीर फतह किया गया। और अक़वाम मुत्तहिदा का भी कानून है कि जब कोई फातिह किसी इलाके के अंदर आता है तो पिछली मिल्कियतें ख़त्म हो जाया करती है।
लिहाजा की पिछली हैसियत बाज़नतीनियों से पहले का जो यहाँ पर कलीसा था उसकी उस हैसियत को बहाल रखने पर पाबंद नहीं थे। प्लस एक और बात बता दूं, तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा के अंदर खरीदारी जमीन की रसीदें भी मौजूद है। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इसको खरीदा भी था। प्लस एक और बात, ये अदालती फैसला हुआ है, रियासती फैसला हुआ है। ये लिबरल हमें कहते हैं लेट द कोर्ट डिसाइड, तो आज तो बाकायदा कोर्ट ने फैसला किया हुआ है, अदालत, रियासत, पार्लिमान ने फैसला किया है, फिर खरीदा भी किया था। यूरोप और अमेरिका के हर चौथे मोहल्ले के अंदर ऐसी मसाजिद मौजूद है। आप जानते हैं कि जिन गिरजों ने खरीद कर मस्जिद के अंदर तब्दील किया, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो सारी मस्जिदें गैर कानूनी हो गई है? अमेरिका और बरतानिया के अंदर मौजूद है, हजारों लाखों मसाजिद मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हक की फतह है। और ये बात बताइए, 46 साल तक म्यूजियम रहा या नहीं रहा? किसी ने किया? ऐसा दुनिया ने एतराज नहीं किया, रशिया अमेरिका ने एतराज नहीं किया, लिबरल सेकुलर ने एतराज नहीं किया। जब ये म्यूजियम था कोई एतराज नहीं है। खुद हुकूमत ने अपनी मिल्कियती जगह को म्यूजियम से मस्जिद में तब्दील किया है, तो उसके ऊपर आवाजें बुलंद हो रही हैं। साथ में ये कह दूं कि यहाँ पर मस्जिद बनाई नहीं गई है, 500 साल तक जो मस्जिद रही उसको रिस्टोर किया गया है, उसको बहाल किया गया है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक और जो एतराज इस वक्त उठ रहा है कि अगर तुर्की के अंदर एक चर्च, मस्जिद के बाद म्यूजियम के बाद मस्जिद बनाई जा सकती है, तो हिंदुस्तान की कल से हम परसों से ट्वीट देख रहे हैं, वो कह रहे हैं फिर तो बाबरी मस्जिद को गिरा के यहाँ अंदर बनाने के हमारी अदालत, हमारी रियासत, हमारा फैसला भी दुरुस्त हो सकता है। सर इस पे क्या सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर मंदिर बनाने के लिए हिंदुओं ने मुसलमानों से ये जमीन कब खरीदी है, इसका एग्रीमेंट दिखा दें, खरीदो फरोख्त कब हुई है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अदालतें खुद कई दफा फैसला कर चुकी हैं। तीसरी बात ये है कि खुद कांग्रेस और हिंदू रहनुमा कह चुके हैं, रिकॉर्ड पर है ये बयानात, कि ये जो मंदिर बनाने का फैसला हुआ ये गलत हुआ है। और फिर आप कोर्ट का भी, तो आप मोदी सरकार की जबरी कोर्ट का भी तो आप नाइंसाफी का फैसला देखें कि उन्होंने कई दफा कहा। सोफिया जो बहुत तारीखी और बहुत बड़ी मस्जिद है, उसमें आज नमाज जुम्मा 86 साल के बाद अदा की गई है। मुफ्ती जुबैर साहब भी हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ सीनियर साफ़ी तजज़ियाकार एंकर पर्सन पीजे मीर साहब भी हैं। मीर साहब, अंदरूनी मामला ये रजब तैयब एर्दोगान साहब की जानिब से कहा गया कि वो है कि रियासत खुद फैसला कर सकती है कि उससे क्या करना चाहिए और उससे क्या करना है। तो अब ये जो फैसला उन्होंने किया है, इस पर एतराज़ जो यूरोप की जानिब से या पॉप की जानिब से भी आया है, तो वो आप समझते कि अंदरूनी मामलात में मदाखलत बैरूनी दुनिया की नहीं होनी चाहिए है? देखिए, अंदरूनी मामलात, आपका कश्मीर कितना लंबा कॉन्फ्लिक्ट है, कितने लाखों लोग मर गए, क्या हो रहा है आज कश्मीर के अंदर, वो कहते हैं हमारा ये अंदरूनी मामलात है। बात यह है कि आपने देखना है कि आप आज वो दुनिया नहीं है जो कि आप 600-700 साल पहले थे। आज आप बहुत तेज दुनिया के अंदर है, इंफॉर्मेशन बहुत तेज जाती है, आपके ताल्लुकात बहुत तकड़े हैं बिकॉज तेजी से हैं। द क्वेश्चन इज, ये कंट्रोवर्सी क्रिएट जो हो रही है ये बाहर से हो रही है बिकॉज सबसे पहले तो ये एक चर्च था और ये तीसरी दफा बना, बाय द वे, ये जो उसका किंग जस्टिनियन था, ये एम्परर जस्टिनियन, इसने तीसरी दफा बनाया, 2 दफा इसको पहले आग लगी थी, उसने फिर भी इसको बनाया, ठीक है। उसके बाद 1453 में सुल्तान महमद आ जाते हैं और इसको नेचुरली वो कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन अनलाइक हजरत उमर, उन्होंने नहीं जेरूसलम के सीज के ऊपर कहा इसको तोड़ दो, उसको तोड़ दो, उसको तोड़ दो। याद रखें, ये हिस्ट्री है हमारी, और इस हिस्ट्री को जब आप लेके चलते हो तो फिर सही तरह लेके चलो। क्यों? क्योंकि आज जो आपको एक कन्वीनियंटली सूट आप कहते हैं ग्रेट, और भाई अब 1934, 33, 34 में अगर ये कमाल अतातुर्क आ गया, जिसको कहते हैं सेवियर ऑफ टर्की, जिसको कहते हैं प्रोग्रेसर ऑफ टर्की, आज आप उसका पहला डिसीजन जो है उसको साइडलाइन कर देते हो। बिल्कुल ठीक है कि जी सुल्तान महमूद ने इसको लिया था एज ए पर्सनल प्रॉपर्टी, इसमें कंट्रोवर्सी है अभी भी, वो कहते हैं जी इसके पेपर्स हैं, लेकिन इंटरनल कंट्रोवर्सी इसके अंदर, वी डोंट नो। बट नेचुरली इस वक्त जो हुकूमत वक्त है, वो जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन आपने ये नहीं, ये एक आम जगह नहीं है, ये एक पिनिकल होता था, पिनिकल ऑफ द कॉन्स्टेंटिनोपल, किंग कॉन्स्टेंटाइन का उस वक्त जिसको हम इस्तांबुल कहते हैं, ये पिनिकल ऑफ, आप कह लो कि एक पॉइंट होता था कि दुनिया देखती थी यार ये क्या जगह है। अब बात यह है कि हमारे पास है ना ऊपर सुल्तान अहमद की, जिसको हम ब्लू मॉस्क कहते हैं, वो हमारी जबरदस्त किस्म की मॉस्क है, आई मीन उसका अनराइवल्ड है। ये तो नीचे जाके आगे अगर आप जाते हैं टुवर्ड्स द बॉस्फोरस,
तो ये उधर से नजर आती है ये चीज। अब क्वेश्चन इज कि ये क्यों वहां बनाई गई? भाई इसकी स्ट्रेटेजिक रीजंस थी, इसके टैक्टिकल रीजंस से आपने बना दिया। उसके बाद फिर भी हम देखते हैं कि जो कुछ भी हिस्ट्री में हुआ, मुदस्सिर, आज आपने एक बड़ा को बहुत समझा कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। तो उसके अंदर मैं समझता हूं कि जैसे मैंने पहले कहा है कि अब हम देखेंगे कि ये डेवलपिंग है सिचुएशन, इस डेवलपिंग सिचुएशन में आगे रिपरकशंस क्या होते हैं, we have to wait and see। ये तो अभी यहाँ से चू है, यहाँ से चा है, बट टाइम विल टेल अस कि व्हाट एक्चुअली विल बी दी एक्चुअल रिपरकशंस। बिल्कुल सही। अब ये जो मस्जिद को खोला गया है, फिर ये यकीनी तौर पर अमन व सलामती के मामलात हों पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए भी, और इस वक्त जो अगला आने वाला वक्त है, क्योंकि टर्की इस वक्त एक बहरहाल मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर एक ताकत है, और जिसके जो सदर हैं उनके अपने एक डिसीजन और डिसीजन से ख़ास से नाराज़ आलमी ताकतें वो रहती हैं। लेकिन बहरहाल ये इस फैसले को मुसलमानों के लिए एक बड़ा तारीख़ी फ़ैसला माना जा रहा है, आलम इस्लाम के लिए बड़ा तारीख़ी फ़ैसला माना जा रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं मीर साहब आपसे जानना चाहूँगा, मुस्लिम वर्ल्ड की जब बात करते हैं, मुस्लिम वर्ल्ड की जब बात होती है तो इत्तेहाद की चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। हम कश्मीर की बात कर लेते हैं, फ़लस्तीन की बात कर लेते हैं, यहाँ पर मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो खामोश है इन सारे अमल के अंदर। आपको मालूम है अरब वर्ल्ड का टर्की के साथ जिस किस्म के मामलात, ईरान का अरब के साथ हैं, ये सारे, यहाँ तो हम मुनक़सिम हैं। तो इस सारे अमल में मुस्लिम वर्ल्ड कहाँ रहती है जब मुसलमान पिस रहा होता है कश्मीर में या फ़लस्तीन में? मुझे कितने अफसोस की बात है कि ये जो टर्क्स हैं ये होते थे गार्डियंस ऑफ द मेका। अब बात में ये इतनी पावरफुल ये टेरेन थी, राइट अप फ्रॉम सऊदी अरेबिया राइट ऑन टू टर्की, ये इवन अप टू रशिया, ये इनकी हुकूमत होती थी। अब इंटरनल जो आपने सवाल किया ना, इंटरनल डिसिडेंसी, इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स की वजह से टर्किश एम्पायर वेंट आउट। अब आप कहते हैं मुस्लिम उम्मा, भाई मुस्लिम उम्मा इज बेसिकली अ वेस्ट। क्यों मैं कहता हूँ वेस्ट ऑफ स्पेयर, कहता हूँ वेस्ट ऑफ स्पेयर को एक्चुअल मुसलमान कहते हैं और मुस्लिम्स कहते हैं। मैंने ऐसी ऐसी तस्वीरें देखी, अगर मैं आपको दिखाऊं ना टीवी के ऊपर, खुदा की कसम आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रेग्नेंट औरतों को बेलेट्स मारी हुई इन लोगों ने, आपको जिंदा इन्होंने गाड़ा हुआ है। आपको ये तो अभी तो पैलेट शेलेट तो बड़ी छोटी बात है, उससे पहले मैस ग्रेव्स डिस्कवर हुई नहीं है। हमने यूरोपियन यूनियन में इसको लेके गए थ्रू द कश्मीर सेंटर, तो ये देखो ये हिंदुस्तान क्या कर रहा है। आई टेल यू, मुल्क नहीं बोलता, कोई इंसान नहीं बोलता, और ये कहते हैं ये मुसलमान है। आई डोंट थिंक सो। अगर ये मुसलमान होते तो मुसलमान भाई भाई के साथ खड़ा होता है। ये कत्ल, लेकिन ऐसा मंजर हमें नजर नहीं आया भाई भाई के साथ खड़े होने का। शायद कश्मीर के लोगों का लहू जो है वो बड़ा ही रायगा है। और फलस्तीन में इस वक्त सिचुएशन, जी जी मैं उनके प्राइम मिनिस्टर को ये मेडल दे रहे हैं। एग्जैक्टली, उनके प्राइम मिनिस्टर को एजाज दे रहे हैं। सबसे बड़े सिविल एजाज जो है ये क्या कर रहे हो, वो वहां से मिल रहे हैं अरब वर्ल्ड से। मुफ्ती ज़ुबैर साहब, एक तरफ ये एक बड़ा तारीखी और बहुत बड़ा लम्हा है आलम इस्लाम के लिए, दूसरी जानिब लम्हा फिक्रिया होता है जब हम बिल्कुल अपना हिस्सा कश्मीर को देखते हैं, जहां पर जो सूरत हाल है अरबों के ममालिक के अंदर सुकड़ कर इतना छोटा फ़लस्तीन हुआ कि गूगल ने अब वो वहाँ से उसका नक्शा तक ख़त्म कर दिया। आलम इस्लाम सोया रहता है, इसके हुक्मरान क्या इतने बेहिस हो गए हैं कि ना कश्मीर में लाखों लोग नज़र आ रहे हैं, ना फ़लस्तीन के अंदर होने वाला जुल्म नज़र आ रहा है? इसकी क्या वजह है? देखिए, असल बात तो यही है, इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का जो सबसे बड़ा मसला है वो क़यादत का फुकदान है। हुक्मरान कुछ और अंदाज में सोचते हैं और मुसलमानान पूरी दुनिया के उम्मत मुस्लिमा दूसरे अंदाज के अंदर सोचती है। ये हमारा एक अलमिया है, ये हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। और कश्मीर हो या फ़लस्तीन, दुनिया भर के अंदर मजलूम मुस्लिम इंसानियत के साथ उस अंदाज के अंदर हमारे अरब हुक्मरान भी और पूरी की पूरी दुनिया की मुस्लिम क़यादत खड़ी नहीं होती। ये यकीनन हमारा अलमिया है, दुख है, तकलीफ। लेकिन यहाँ इस वक्त डीजे मीर साहब मोहतरम मुकर्रम शख्सियत हैं, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आया सोफिया की मस्जिद बहाली में एतराज है क्या? चर्च को मस्जिद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बनाया था, तैयब अर्दगान ने किसी भी चर्च को मस्जिद बनाने की कोशिश नहीं की है।
अगर यकीन ना है तो तुर्की के सारे चर्च गिन लीजिए, तादाद पूरी मिलेगी। लेकिन एक और बड़ी अहम खबर है, और खबर पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी, कि पाकिस्तान में मुसलसल तेज़ी के साथ इस वक्त जो मरीज़ हैं उनकी तादाद कम हो रही है कोविड-19 से मुतल्लिक। डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोरोना टास्क फोर्स को हेड भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से मुसलसल हम इस हवाले से बात करते रहते हैं और पूरे पाकिस्तान को आगाही दे रहे हैं कि क्या हो रहा है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर ये पाकिस्तान में बड़ी बेहतरी हुई, चौथे नंबर पर पाकिस्तान रिकवरी रेट में आ गया। मुसलसल ये पाकिस्तान में जो तादाद रिकवर होने वाले मरीजों की है वो बढ़ रही है और नए केसेस बहुत कम आ रहे हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि टेस्ट कम हो रहे हैं, अब तो हॉस्पिटल से भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये चीज़ें कम हो रही हैं। इसकी क्या बुनियादी वजह लग रही है सर? शुक्रिया। स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है हुकूमत ने, जिसके तहत रोजाना वैक्सीनेशन होती है, कितने केसेस आ रहे हैं, उनसे हॉटस्पॉट्स हैं और उन हॉटस्पॉट सील किया जाता है और फिर जो इलाके जिनसे नहीं फैल रहा उसको बंद किया जाता है और डेली इवैल्यूएशन हो रही है इसकी। उमर साहब कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसके तहत, तो ये बहुत काफी स्ट्रेटेजी रही है और इसी की वजह से ये कंट्रोल हुआ है और इसी वजह से ये बहुत तेजी से कम हुआ है। अगर आप देखें हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं इतना अच्छा प्रोग्रेस नहीं जितना पाकिस्तान में प्रोग्रेस हुई है। सही। तो इसकी बुनियादी वजह यही है कि बहुत केयरफुल मॉनिटरिंग की गई है और उसके नतीजे में आपको सामने ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो जून के वस्त में तकरीबन 6,900 केसेस तक पहुँच गए थे, वो अब जो है 1,000, 1,200, 1,300 या उससे भी कम होते जा रहे हैं। और अमवात की शरह भी जैसे आपने फरमाया कि वो भी 150-160 हो रही थी, वो भी 1/3 रह गई हैं। तो ये सारा डेटा यही बता रहा है कि थिंग्स आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा, जब हमने ये देखा कि रमज़ान मुबारक में काफ़ी इसका ज़ोर था, फिर ईद आई और ईद की शॉपिंग, और उसके बाद जून बड़ा एकदम से तेज़ी हुई, उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ग्राफ नीचे पाकिस्तान का आ रहा है। अब फिर ईद उल अज़हा है, हुकूमत का एक फैसला तो है कि छुट्टियां कम हो रही हैं। आप समझते हैं अब क्या करना होगा कि दोबारा से वैसी सिचुएशन जो हमें छोटी ईद के बाद नज़र आई थी वो ना हो? जी, ये बहुत अहम है कि हम इसको पूरी तरीके से जो हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है, इस एडवांटेज को हम लूज़ ना करें। और उसमें 5-6 चीज़ें बहुत अहम हैं। नंबर 1, आप लोगों से के करीब ना जाएं, ईद ना मिलें, बगलगीर ना हो और अपना सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखें। नंबर 2, मास्क पहनें। नंबर 3, बार बार हाथ को धोएं। नंबर 4, नोटों को हाथ लगाएं तो उसके बाद फ़ौरन हाथ धोएं। नंबर 5, जूते जो है वो घर से बाहर उतार के अंदर आएं क्योंकि उसके साथ भी वायरसेस अंदर आ जाते हैं। नंबर 6, बुज़ुर्गों के पास जो है वो ना जाएं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल हैं। तो इस वजह से अगर बुज़ुर्गों को खुदा न खास्ता हो जाता है तो वो उनकी अमवात सबसे ज़्यादा बुज़ुर्गों की हो रही है। तो ये चीज़ें हैं जो बुनियादी तौर पे जिनका ख़ास ख्याल रखना है ईद पर। और ऐसे जहाँ मजमा हो, जहाँ लोग जमा हो, वहाँ बिल्कुल अवॉइड करें, वहाँ न जाएं। आपको जान के खुशी होगी कि अब एक वैक्सीन का भी पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है। ये कराची यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज में जी। और इसमें जो वैक्सीन जो है यहाँ पे क्लिनिकल ट्रायल जो हैं इंशाल्लाह ड्रैप जैसे ही अप्रूव करता है तो शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये तो बहरहाल एक बड़ा अच्छा ज़बरदस्त किस्म की आपने खबर दी है कि पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है वैक्सीन के हवाले। वैक्सीन वो आएगी तो फिर पाकिस्तानियों के लिए बहरहाल उन ममालिक में होगा कि जहाँ ये वैक्सीन मुहैया होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और कोरोना की सूरत हाल के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।